हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉप एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो आपके लिए एक प्रकार का टेस्ट होगा आज। जैसा कि आप सभी को मालूम भी होगा, जो हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए, किंगडम प्रोटेस्टा की जो थ्योरी है वो हम आपको 2 वीडियो में कंप्लीट करा भी चुके हैं। अभी तक आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी तो एक बार उनको जरूर देखिएगा। बहुत ही डिटेल से हमने आपको किंगडम प्रोटेस्टा को फिनिश कराया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख भी लिया होगा, हमने वहां पर लिखा हुआ इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो हाँ, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। यदि आप लोग वो 2 वीडियो और आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप सॉल्व करके आएंगे पक्का। और वैसे भी किंगडम प्रोटेस्टा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग उस थ्योरी की वीडियो प्लस आज की वीडियो को अच्छे से देखिएगा और नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारे लगभग 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप राइट कर पा रहे हो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना, जिससे हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है और कैसी चल रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक बात आपसे और बोलना चाहती हूँ कि फिजिक्स की वीडियो इस टाइम लगातार आपके लिए डल रही है। अभी आप लोग परेशान थे कि फिजिक्स की वीडियो डालिए, तो अब आपकी लगातार डल भी रही है, तब आप लोग नहीं देख रहे हो। जो इस टाइम चैप्टर चल रहा है वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी वाला जो चैप्टर चल रहा है इस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चला रहे सर, और आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग जो भी वीडियो इससे संबंधित डली हुई है सभी देखिएगा। और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया जा रहा है प्रत्येक टॉपिक को। ठीक है, तो अभी तक आपने फिजिक्स की एक भी वीडियो नहीं देखी तो उनको देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी इस टाइम कर रहे हो। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यदि पसंद आए, कुछ नया सीखने को मिले, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स अभी हमसे न्यू जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट जो हमारा है, डाइटम का कवच किसका बना होता है। अब जिन्होंने हमारी वीडियो देखी होंगी, थ्योरी वाली वीडियो प्रोटेस्टा की देखी होंगी, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया होगा, आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका होगा। डाइटम का कवच किसका बना होता है, सिलिका का, कैल्शियम कार्बोनेट का, केरेटिन का या सेलुलोज का। तो देखो डाइटम जो होता है वो आपको पता है ये प्रोटिस्टा में आता है, और प्रोटिस्टा का एक समूह है जिसका नाम है क्राइसोफाइट। क्या है? क्राइसोफाइट। आपको पता होगा, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था, प्रोटिस्टा को 5 समूहों में बांटा गया। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोआ। उसका पहला जो समूह है क्राइसोफाइट। क्या है? क्राइसोफाइट। उसी के अंतर्गत आपका डाइटम आता है। ठीक है, हमने क्राइसोफाइट के बारे में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वीडियो में समझाया हुआ है, तो प्लीज आप लोग उन वीडियो को एक बार जरूर देखें, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि डाइटम का कवच किसका बना होता है। तो डाइटम का जो कवच होता है वो आपका सिलिका का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिका, जिसे हम कहते हैं SiO2, सिलिका ऑक्साइड भी कह सकते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड भी इसे कह सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में जो ज्यादातर मिलेगा वो सिलिका ही मिलता है। ठीक है, बहुत ही मजबूत इसकी कोशिकावृत्ति होती है। और सिलिका का जो कवच है वो किसका बना होता है? वो आपका, सॉरी, डाइटम का जो कवच बना होता है वो किसका बना होता है? सिलिका का बना होता है। तो आपको पता लग गया होगा कि डाइटम जो है वो आपका प्रोटिस्टा में आता है। और साथ ही साथ ये इसमें पोषण जैव की बात की जाए तो ये प्रकाश संश्लेषी होता है, प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाता है। और ये सभी कहाँ पर पाए जाते हैं तो ये भी आपको पता होगा, तो ये सभी समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। और ये क्राइसोफाइट में आता है, आपका किसमें आता है? क्राइसोफाइट में।
तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डाइटम का जो कवच है वो सिलिका का बना हुआ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सुनहरे शैवाल हैं। निम्नलिखित में से सुनहरे शैवाल यानी गोल्डन एल्गी किस समूह में आते हैं? क्राइसोफाइट में, पायरोफाइट में, साइनोफाइटा में, या इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से जो सुनहरे शैवाल जिसे हम कहते हैं गोल्डन एल्गी, क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी के नाम से इनको भी जाना जाता है। तो ये आपके किस में आते हैं? तो देखो, जो सुनहरे शैवाल और आपका डाइटम जो होता है ये दोनों ही क्राइसोफाइट में आते हैं। किस समूह में आते हैं? प्रोटिस्टा का एक समूह है क्राइसोफाइट, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसी में आपके ये दोनों जीव आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्राइसोफाइट। सुनहरे शैवाल को एक नाम से और जाना जाता है, वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। और हमने वीडियो में पहले भी बताया है, आपको पता भी होगा शायद, इसे डेजमिड भी कहा जाता है। डेस्मिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेजमिड के नाम से भी इसे जाना जाता है। सुनहरे शैवाल कह दो चाहे आप डेजमिड कह दो, ठीक है। तो सुनहरे शैवाल और डाइटम को किस समूह में रखा गया? तो आपको पता लग गया, इन दोनों को क्राइसोफाइट में रखा गया है। किस में रखा गया? क्राइसोफाइट में। और क्राइसोफाइट में जो ये क्या करते, ये जो अपना भोजन है वो किसके द्वारा बनाते हैं? तो वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सोफोर का निर्माण किस में होता है? ऑक्सोफोर का निर्माण किस में होता है? डाइटम में, यूग्लिनॉइड में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में, या बैक्टीरिया में? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा, ऑक्सोफोर एक प्रकार के आपका बीजाणु है, स्पोर से जिसे कहा जाता है। तो ऑक्सोफोर का जो निर्माण है वो आपके डाइटम में होता है। किस में होता है? डाइटम में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद हमने वहां पर बताया नहीं आपको थ्योरी में, तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट अच्छे से कर लेना। पूछा जा सकता है आपसे कि ऑक्सोफोर का निर्माण किस में होता है? ऑक्सोफोर का जो निर्माण है वो डाइटम में होता है। कैसे? देखो अच्छे से समझना। डाइटम में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा जनन पाया जाता है, रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, तो इसमें अलैंगिक जनन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और अलैंगिक जनन के समय जो स्पोर्स बनते हैं, जो बीजाणु बनते हैं, उनको ही ऑक्सोफोर कहा जाता है। डाइटम में जो बीजाणु बनते हैं, स्पोर्स का जो निर्माण होता है, उन स्पोर्स को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है ऑक्सोफोर। तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो बीजाणु बनते हैं, क्या बनते हैं? बीजाणु, जिन्हें इंग्लिश में स्पोर्स कहा जाता है। अलैंगिक जनन के समय जो बीजाणु बनते हैं उनको ही डाइटम में क्या कहा जाता है? ऑक्सोफोर कहा जाता है। तो अब आपसे पूछा जाए ऑक्सोफोर का निर्माण किस में होता है, तो ऑक्सोफोर का जो निर्माण है वो आपका डाइटम में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑक्सोफोर का निर्माण कहाँ होता है? तो डाइटम में आपका होता है, क्योंकि डाइटम में जो बीजाणु बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको ऑक्सोफोर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आज का बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? प्रोटिस्टा शब्द है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? हैकल के द्वारा, व्हीटकर के द्वारा, या लिनियस के द्वारा, या लेमार्क के द्वारा? तो प्रोटिस्टा शब्द जो आपका है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो आपका हैकल नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1866 ईस्वी में दिया हुआ था। प्रोटिस्टा शब्द जो है वो हैकेल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था। और कब दिया था इस शब्द का नाम? इस शब्द को कब दिया था उन्होंने? तो 1866 ईस्वी में दिया हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आपको मालूम होगा व्हीटकर किससे संबंधित है, तो आर.एच. व्हीटकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। 5 किंगडम जो सिस्टम है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो आपका आर.एच. व्हीटकर के द्वारा दिया गया। लीनियस ने 2 जगत वर्गीकरण दिया, 2 नाम पद्धति जिसे कहते हैं। और लेमार्क जो है वो आपके किससे संबंधित? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था? तो वो आपके लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने बताया हुआ था। तो प्रोटिस्टा शब्द किसने दिया? प्रोटिस्टा शब्द जो है उसका जो प्रोटिस्टा का शब्द का जो नामकरण है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया?
तो वो आपका हैकल नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 1866 ईस्वी में किया गया है। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्रोटोजोआ का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्रोटोजोआ का अध्ययन है वो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ल्यूवेनॉक के द्वारा, गोल्डफस के द्वारा या रोसेनहॉफ के द्वारा। तो देखो याद कर अच्छी तरीके से कर लेना, जो प्रोटोजोआ का अध्ययन है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा अध्ययन इसका किया गया है। तो देखिएगा प्रोटोजोआ का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो वो आपका ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। जो प्रोटोजोआ का अध्ययन है वो सर्वप्रथम सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो वो आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं कि जो आपका रोसेनहॉफ है ये किससे संबंधित है। तो रोसेनहॉफ ये वैज्ञानिक आपके अमीबा की खोज, अमीबा की जो खोज है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई, यदि आपसे ये पूछा जाए तो अमीबा की खोज रोसेनहॉफ नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? रोसेनहॉफ नाम के वैज्ञानिक जिनके द्वारा अमीबा की खोज की गई है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि गोल्डफस ने क्या किया था। हमने आपको थ्योरी में बताया हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से कि गोल्डफस ने क्या किया हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। यदि आपने थ्योरी देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको पता भी चल गया होगा कि जो प्रोटोजोआ का अध्ययन है वो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो वो आपका ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। और रोसेनहॉफ ने क्या किया था, तो अमीबा की जो खोज है वो रोसेनहॉफ नामक के वैज्ञानिक के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अमीबा का क्लास है, निम्नलिखित में से अमीबा को किस वर्ग में रखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद आप इसका आंसर बता भी सकते हो क्योंकि हम ये क्वेश्चन आपको सुबह वाली क्लास में करा भी चुके हैं। निम्नलिखित में से अमीबा का क्लास है राइजोपोडा, सिलिएटा, स्पोरोजोआ या केवल बी सही है। तो याद रखें हमेशा के लिए अमीबा को किस वर्ग में रखा गया था आपसे पूछा जाए तो अमीबा को राइजोपोडा में रखा गया। अमीबा का जो वर्ग है क्लास है वो आपका क्या है, राइजोपोडा। क्या है? राइजोपोडा। लेकिन कभी कभार ऑप्शन में आपको एक शब्द और लिखा मिलेगा, या तो राइजोपोडा मिलेगा या सार्कोडेना मिलेगा। क्या मिलेगा? सार्कोडेना। तो आप दोनों ही नाम ये याद रखें, सार्कोडेना या राइजोपोडा। निम्नलिखित में से अमीबा का क्लास कौन सा है, तो सार्कोडेना या राइजोपोडा, ये दोनों ही इसके क्लास के नाम है। तो अमीबा का जो वर्ग है वो किस वर्ग में रखा गया अमीबा को, तो अमीबा को राइजोपोडा या सार्कोडेना में रखा गया। यदि आपसे पूछा जाए किस संघ में रखा गया, तो संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है। अमीबा को किस संघ में रखा गया, अमीबा को संघ प्रोटोजोआ में रखा गया और हमने आपको बताया भी है वीडियो में। ठीक है, अमीबा को किस संघ में रखा गया है, यदि आपसे पूछा जाए तो प्रोटोजोआ बताओगे, और पूछा जाए कि अमीबा को किस जगत में रखा गया, किस किंगडम में रखा गया, तब आप क्या बताओगे, तो प्रोटिस्टा बताओगे। क्या बताओगे? प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही आपका प्रोटोजोआ आता है। तो किस संघ में रखा गया, तो प्रोटोजोआ बताओगे। किस जगत में रखा गया, तो प्रोटिस्टा बताओगे। पूछा जाए किस वर्ग में रखा गया, तब आप राइजोपोडा या सार्कोडीना बताओगे। ठीक है, तो आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखें। और अमीबा जो होता है वो पानी में पाया जाता है और इसकी जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है। अमीबा की जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें, इसकी आकृति अनिश्चित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अमीबा में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, यदि आपसे पूछा जाए अमीबा में किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, पैरासिटिक होता है यानी परजीवी, होलोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक या होलोजोइक, तो आप अच्छे से याद कर ले, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ या प्रोटोजोआ हुआ, किसी की बात की जाए इन सभी में जो पोषण होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो आपका होलोजोइक होता है। किस प्रकार का होता है? अंतःकोशिकीय पाचन होता है इनमें। तो आपसे पूछा जाए अमीबा या पैरामीशियम या प्रोटोजोआ,
में किस प्रकार का पोषण होता है, तो आप बताओगे कि इनमें होलोजॉइक यानी अंतःकोशिकीय पाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, होलोजॉइक होता है। किस प्रकार का होता है? होलोजॉइक। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस जंतु में द्विरूपीय केंद्रक पाया जाता है? किस जंतु में द्विरूपीय केंद्रक पाया जाता है? अमीबा में, ट्रिपोनोसोमा गेमियस में, प्लाज्मोडियम में या पैरामीशियम में? आपने क्लास याद देखी होगी तो आप इसका आंसर आपको पता भी होगा। किस जंतु में द्विरूपीय केंद्रक पाया जाता है? द्विरूपी का मतलब है दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ा केंद्रक होता है, एक छोटा केंद्रक होता है। हमने आपको बताया भी था थ्योरी में कि जो पैरामीशियम होता है उसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक पाए जाते हैं? दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ा केंद्रक होता है, एक छोटा केंद्रक होता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए आपको पता चल गया होगा कि किस जंतु में द्विरूपीय केंद्रक पाया जाता है, तो वो आपका पैरामीशियम में पाया जाता है। कितने रूपीय? द्विरूपीय यानी दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ा केंद्रक, एक छोटा केंद्रक। अब आपको ये भी मालूम होगा, हमने आपको बताया भी था कि पैरामीशियम जो होता है वो किस प्रोटोजोआ में आता है, तो ये सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होता है। किस प्रकार का होता है? या समूह की बात की जाए, किस प्रोटोजोआ का समूह किस प्रोटोजोआ में आता है, तो प्रोटोजोआ में हमने आपको कई समूह बताए थे, उसके कई भाग थे। सिलिएटेड, ये किस में आता है? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होता है, क्योंकि इसमें सीलिया पाए जाते हैं। इसके शरीर पर सीलिया पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है? भोजन को गमन करना, यानी चलने में सहायक होते हैं और भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो इनमें सीलिया भी पाए जाते हैं और ये सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में ये आता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? द्विरूपीय केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पैरामीशियम। पैरामीशियम की जो आकृति होती है वो आपकी चप्पल नुमा होती है, इसे स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, चप्पल नुमा जंतु के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं? तो इसमें आपके सीलिया पाए जाते हैं जो आपके गमन करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमीबा एवं अन्य प्रोटोजोआ में कुंचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल का कार्य क्या है? अमीबा एवं अन्य प्रोटोजोआ में जो कुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है, सकुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है, उसका कार्य क्या होता है? हमने आपको बताया भी था, परासरण नियमन, पाचन, जल अवशोषण या खाद्य संचय में। तो आप अच्छे से याद कर लें, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अमीबा एवं अन्य प्रोटोजोआ की बात कर ली जाए, चाहे कौन सा भी प्रोटोजोआ हो, उसमें कुंचनशील जो रिक्तिका होती है उसका कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है परासरण नियमन करना। क्या करना? परासरण नियमन, यानी कि जल संतुलन बनाए रखना। परासरण नियमन का मतलब है यहाँ पर जल संतुलन को बनाए रखना। ठीक है, जो जो आपका क्या है, कुंचनशील रिक्तिका होती है उसका कार्य क्या होता है? तो परासरण नियमन। और इनका मतलब है कि यहाँ पर जल संतुलन को नियमन रखना, जल संतुलन को कंट्रोल रखना। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अमीबा हो चाहे अन्य कोई प्रोटोजोआ हो, उसमें कुंचनशील या सकुंचनशील जो रिक्तिका होती है उसका काम होता है परासरण नियमन बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम का रुद्राणु चक्र पाया जाता है। प्लाज्मोडियम जो होता है उसका रुद्राणु जो चक्र होता है, जो साइकिल है, वो कहाँ पर चलती है? यकृत में, फिलिया या आरबीसी या हार नाल में? तो प्लाज्मोडियम एक प्रकार का आपका प्रोटोजोआ है, आपको पता भी है। तो प्लाज्मोडियम का जो रुद्राणु चक्र होता है वो आपका कहाँ चलता है? तो वो आपका आरबीसी में चलता है। रेड ब्लड कार्पल्स जो यानी लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है उसी में उसका रुद्राणु चक्र चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पिलिया की बात करते हैं तो पिलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी जो नष्ट होती है आगे वो आपकी कहाँ पर होती है? पिलिया, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लीन। क्या कहा जाता है? स्प्लीन। यदि आपसे पूछा जाए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो वो आपका पिलिया या स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की गई है कि प्लाज्मोडियम का रुद्राणु चक्र कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रोटोजोआ के उस उपसंघ का नाम है क्या है जिसके अंतर्गत प्लाज्मोडियम आता है?
प्रोटोजोआ के उस उपसंघ यानी सब फाइलम का नाम क्या है जिसके अंतर्गत आपका प्लाज्मोडियम आता है? राइजोपोडा, सिलिएटा या स्पोरोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो देखो राइजोपोडा की तो बात अभी हम कर चुके हैं, ये अमीबा का वर्ग है। अमीबा को जिस वर्ग क्लास में रखा गया उसे किस में रखा गया? राइजोपोडा में, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। सिलिएटा की बात करते हैं तो सिलिएटा जो आपका पैरामीशियम जो है वो आपका सिलिएटा सब फाइलम में आता है। प्रोटोजोआ का एक सब फाइलम है आपका सिलिएटा, जिसमें आपका पैरामीशियम आता है, अभी हम यहाँ पर चर्चा भी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आपका लिखा हुआ है सी ऑप्शन, स्पोरोजुआ। तो जो आपका प्लाज्मोडियम है वो आपका स्पोरोजुआ में ही आता है। किसमें आता है? स्पोरोजुआ। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इस नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलना। आशा करती हूँ कि आप लोग नोटबुक ले हुए बैठे होंगे और अच्छे से प्रत्येक पॉइंट को नोट करते हुए चलते होंगे। देखो यदि आप लोग नोटबुक पे प्रत्येक पॉइंट को नोट करते हुए चल रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा, ठीक है, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो आप लोग जो भी चीज लिखा करो, जो भी पढ़ा करो, सभी को नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चला करो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपका प्रोटोजोआ है वो यानी कि प्लाज्मोडियम है, उससे किस उपसंघ में रखा गया है? तो उसे स्पोरोजुआ में रखा गया है। किसमें रखा गया? स्पोरोजुआ में। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोटिस्टा में गमन होता है। प्रोटिस्टा में गमन किन किन के द्वारा होता है? प्रोटिस्टा जो आपका है, प्रोटिस्टा जगत है, उसमें गमन जो है वो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा ये चलते हैं? तो पादाब के द्वारा, जैसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, रोमाम के द्वारा, या कसाब द्वारा, या ये सभी के द्वारा। तो देखो आपको पता भी है कि जो प्रोटिस्टा में आपका अमीबा भी आता है, पैरामीशियम भी आता है, यूग्लिना आता है, सभी आते हैं, आपको पहले से पता है। तो जो आपका पादप यानी सूडोपोडिया है वो किसमें पाए जाते हैं? अमीबा में। तो अमीबा में जो चलन होता है वो किसके द्वारा होता है? गमन, वो आपका स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है, जिसे हम सत्य असत्य पैर भी कहते हैं, कूटपाद के नाम से भी जानते हैं, हमने आपको वीडियो में बताया हुआ था। तो पादप किसमें पाए जाते हैं? अमीबा में। तो ये भी सही है। आपका रोमाम यानी कि जो आपके कसाब जो रोमाम जो होते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं, वो आपके पैरामीशियम में पाए जाते हैं। तो ये भी है, वो भी किसमें सहायक होते? गमन करने में सहायक होते। जो सीलिया पाए जाते पैरामीशियम में वो किसमें सहायक होते? गमन करने में। कसाब की बात करते हैं, फ्लैजिला। फ्लैजिला जो आपका होता है वो यूग्लिना में पाया जाता है, वो भी किसमें सहायक है? चलन में सहायक है, गमन करने में सहायक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों ही आपके गमन करने में सहायक है। ये तीनों ही आपके गमन करने में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पादाब के द्वारा भी होता है, रोमाम के द्वारा भी होता है, और कसाब यानी फ्लैजिला के द्वारा भी गमन इसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किनका प्रयोग विद्युत रोधी तथा ध्वनि रोधी उत्पादों को बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किनका प्रयोग विद्युत रोधी तथा ध्वनि रोधी उत्पादों को बनाने में किया जाता है? डाइटम का, स्लाइम मोल्ड का, यूग्लिनॉइड का, या ऑल द एबव यानी उपरोक्त सभी का। तो देखो आप लोग अच्छे से याद कर ले, जो डाइटम होता है इसका प्रयोग विद्युत रोधी तथा उसके साथ साथ ध्वनि रोधी उत्पादों को बनाने में किया जाता है। ये डाइटम जो है इसके जो कवच इसके ऊपर जो चढ़ा होता है वो सिलिका का होता है और बहुत ही मजबूत होता है। इसका जो कवच होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, करोड़ों वर्षों तक नष्ट भी नहीं होता है। तो जो विद्युत रोधी तथा ध्वनि रोधी उत्पादों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका डाइटम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डाइटम का। ये क्वेश्चन आप लोग और अच्छे से याद कर लेना। यहीं से जो आपका शुगर फैक्ट्री होती है उसमें गर्म शुगर को छानने के लिए इसी से जो इसकी जो छन्नी होती है वो इसी की बनी होती है। जो आपकी शुगर फैक्ट्री होती है उसमें गर्म शुगर को छानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस छन्नी का प्रयोग किया जाता है? फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। तो वो आपका डाइटम की बनी होती है। जो छन्नी होती है उसकी वो किसकी बनी होती है? डाइटम की बनी होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि विद्युत रोधी, ध्वनि रोधी और शुगर फैक्ट्री में शुगर को छानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका डाइटम का प्रयोग किया जाता है, जो किसमें आता है? क्राइसोफाइट में आता है। किस समूह में आता है प्रोटिस्टा के? तो वो आपके क्राइसोफाइट में आता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेड टाइड्स का निर्माण कौन करता है? रेड टाइड्स का निर्माण कौन करता है? लाल शैवाल, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइटम या भूरा शैवाल? रेड टाइड्स का मतलब आप बोल सकते हो लाल आतंक, यानी समुद्र में लाल जो पन होता है वो किसके कारण होता है? किसके? लाल शैवाल के कारण होता है, या डाइनोफ्लैजिलेट के कारण होता है, या आपका भूरी शैवाल के कारण होता है? तो देखो, जो रेड टाइड जो आपका का निर्माण जो होता है समुद्र में, वो आपका डाइनोफ्लैजिलेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? डाइनोफ्लैजिलेट के अंतर्गत एक जीव आता है जिसका नाम है गोनी ओलेक्स। इस जीव को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोनी ओलेक्स, हमने आपको वीडियो में बताया था गोनी ओलेक्स। गोनी ओलेक्स नाम का एक जीव है जो समुद्र में पाया जाता है। समुद्र में ये रेड टाइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? रेड टाइड उत्पन्न करता है, और इसकी अधिकता से समुद्र लाल सा दिखाई देने लगता है, जिसे हम रेड टाइड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? रेड टाइड कहते हैं। ये किसके कारण होता है? तो ये डाइनोफ्लैजिलेट के अंतर्गत एक जीव आता है जिसका नाम है गोनी ओलेक्स। ठीक है, और ये क्या करता है? ये जो लाल डाइनोफ्लैजिलेट है, जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये टॉक्सिन भी स्रावित करता है, नहीं जहर स्रावित करता है, जहरीला पदार्थ स्रावित करता है, जिससे समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो अब आपसे पूछा जाए कि रेड टाइड का निर्माण कौन करता है, तो गोनी ओलेक्स नाम का एक जीव जो एक प्रकार का डाइनोफ्लैजिलेट है, वो आपका रेड टाइड से यानी लाल आतंक उत्पन्न करता है, जिसके कारण समुद्र का जो कलर होता है वो लाल सा दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, सॉरी बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्रिपोनोसोमा गेमियस उत्पन्न निम्न में से करता है? ट्रिपोनोसोमा गेमियस उत्पन्न निम्न में से करता है? फाइलेरिया, मलेरिया, सोने की बीमारी या काला आजार? तो देखो, आप अच्छे से याद कर लें, ट्रिपोनोसोमा जो गेमियस होता है वो कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो वो आपकी सोने की बीमारी उत्पन्न करता है। सोने की बीमारी किस के कारण होती है? तो आप याद कर ले, किस प्लाज्मोडियम के कारण होती है? प्रोटोजोआ कारण होती है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ ये। तो ये आपकी ट्रिपोनोसोमा गेमियस के कारण उत्पन्न होती है, और कौन इसे लेकर आता है? तो सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। सोने की बीमारी है वो किसके द्वारा फैलती है? तो वो आपकी सीसी मक्खी के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? सीसी मक्खी के द्वारा। और जबकि बात की जाए काला आजार, तो ये आपका किसके द्वारा होता है? ये जो रोग है वो आपके सेंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी के द्वारा होता है। बालू मक्खी के द्वारा जो आपका रोग फैलता है वो काला आजार फैलता है। तो ये बालू मक्खी किसके द्वारा? बालू मक्खी। जबकि सोने की बीमारी की बात की जाए, निद्रा रोग की बात की जाए, स्लीपिंग सिकनेस की बात की जाए, किस मक्खी के द्वारा फैलता है? तो आपका ये सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। तो ट्रिपोनोसोमा गेमियस जो उत्पन्न कर निम्न में से कौन करता है? तो वो आपका सोने की बीमारी। क्या उत्पन्न करता है? सोने की बीमारी, जो अफ्रीकन एक प्रकार का रोग है। इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो में आपको बताया हुआ है। यदि आपको न समझ में आया तो आप लोग वीडियो जरूर देखें, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रोटिस्टा से संबंधित असत्य कथन छांटिए। निम्नलिखित में से प्रोटिस्टा से संबंधित असत्य कथन को छांटिए। इनमें सत्य केंद्रक उपस्थित होता है। असत्य को छांटना आपको, ठीक है। असत्य बताना कि इनमें से कौन सा असत्य है। संचित भोजन मंड के रूप में पाया जाता है। जनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से होता है। कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो देखो, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यदि आपने बेसिक पॉइंट इसके देखे होंगे प्रोटिस्टा से संबंधित। हमने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा में जो आपके आते हैं वो कैसे जीव आते हैं? मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक आते हैं। मल्टी सेलुलर यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं, और कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। कैसे होते? यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, सॉरी, प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। जो आपका फंजाई होता है, एनिमिलिया होता है, प्लांटी होता है, उसमें आपके मल्टी सेलुलर होती है कोशिका। लेकिन प्रोटिस्टा और मोनेरा की जब बात की जाए तो इसमें यूनिसेलुलर होता है। कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है कोशिका। लेकिन इसकी उसकी एक कोशिका होती है मोनेरा की। लेकिन प्रोटिस्टा की जब बात की जाए तो इसमें आपकी यूकैरियोटिक होती है। और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत
जो केंद्रक होता है वो भी आपका विकसित होता है, केंद्रक भी विकसित होता है और केंद्रक के साथ साथ वो सभी कोशिकांग पाए जाते हैं जो आपके एनिमिलिया और प्लांटी में होते हैं। तो आपका ये यूनिसेलुलर है, अभी हमने मल्टी सेलुलर यहाँ पर बोल गए, वो गलत है। यहाँ पर इसकी जो कोशिका होती है वो यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकी होती है, और लेकिन यूकैरियोटिक होती है। कैसी होती है? यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक है तो उसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होंगे, उसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होंगे, जैसे कि आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी कोशिकांग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? इसमें सत्य केंद्रक उपस्थित होता है, तो ये बिल्कुल बात सही है। संचित भोजन मंड के रूप में पाया जाता है, तो ये भी बात सही है, इसमें जो भोजन होता है वो मंड के रूप में होता है। जनन अलैंगिक लैंगिक दोनों प्रकार से होता है, तो ये भी बात सही है आपकी। इसमें जो जनन होता है वो कायक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है, हमने आपको बताया हुआ था। कोशिकांग अनुपस्थित होते, तो यही बात गलत है। यूकैरियोटिक है तो कोशिकांग उपस्थित होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिकांग अनुपस्थित होते यानी अब्सेंट होते, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोशिकांग अनुपस्थित होते, तो ये बात गलत है। इसमें कोशिकांग जो होंगे वो सभी उपस्थित होते हैं, किसमें? प्रोटिस्टा में। जगत प्रोटिस्टा में जो जो कोशिका होती है उसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होती है, क्योंकि उसकी कोशिका यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेक्सीटोसन नामक विषैला पदार्थ किस डायनोफ्लैजिलेट से उत्पन्न होता है? सेक्सीटोसन नामक विषैला पदार्थ किस डायनोफ्लैजिलेट से उत्पन्न होता है? नॉक्टिलुका एसिड के गोनियोलेक्स, जिम्नोडियम, या इनमें से कोई नहीं? तो अच्छे से याद कर लेना, जो आपका गोनियोलेक्स नाम का डायनोफ्लैजिलेट है इसके द्वारा ही सेक्सीटोसन नाम का विषैला पदार्थ स्रावित होता है समुद्र में, जिसके कारण कई जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनकी मृत्यु तक हो जाती है, बहुत ही विषैला पदार्थ होता है। तो किसके कारण स्रावित होता है? तो आपका गोनियोलेक्स नाम का डायनोफ्लैजिलेट जो होता है उसी के द्वारा सेक्सीटोसन नामक विषैला पदार्थ स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम जीवन चक्र में मनुष्य होता है, प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है उसमें मनुष्य होता है। प्राथमिक पोषक, द्वितीयक पोषक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र उसमें मनुष्य को देखा जाए तो मनुष्य जो होता है वो प्राथमिक पोषक होता है, जबकि मच्छर जो है, मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है जिसके द्वारा प्लाज्मोडियम आता है उसके साथ, वो आपका द्वितीयक पोषक होता है। कैसा होता है? द्वितीयक। मनुष्य जो होता है वो प्राथमिक पोषक होता है, प्राइमरी होस्ट होता है, जबकि जो मच्छर है, मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है जिसके कारण मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, वो आपका द्वितीयक पोषक होता है यानी सेकेंडरी होस्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, प्राथमिक पोषक होता है। प्लाज्मोडियम जीवन चक्र में देखा जाए, लाइफ साइकिल उसकी देखी जाए, तो जो मनुष्य होता है वो उसका प्राथमिक पोषक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलिका युक्त सामुदानी सदृश कोशिकाभित्ति जो डायटमी मृत्तिका बनाती है किसमें पाई जाती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स के लिए। सिलिका युक्त सामुदानी सदृश कोशिकाभित्ति डायटमी मृत्तिका बनाती है किसमें पाई जाती है? जिस प्रकार से आपकी साबुनदानी होती है उसी प्रकार से ये एक प्रकार की कोशिकाभित्ति इसमें पाई जाती है। किसमें? डायटम में। डायटम जो आपका होता है जो क्राइसोफाइट में आता है उसमें उसकी जो कोशिकाभित्ति होती है वो साबुनदानी की तरह होती है। जिस प्रकार से साबुनदानी होती है उसी तरीके से इसकी कोशिकाभित्ति होती है। तो ये डायटमी मृत्तिका बनाती है, डायटमी मृत्तिका बनाती है समुद्र में। धीरे धीरे जब ये धीरे धीरे नष्ट होती रहती है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती है, तो ये समुद्र में जाकर इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डायटमी मृत्तिका। क्या कहते हैं? डायटमी मृत्तिका। मृत्तिका का मतलब एक प्रकार की मिट्टी बनाती है। इसी किस में पाई जाती है? तो सुनहरे शैवाल में, डाइटम में, पैरामीशियम में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको आंसर भी पता चल गया होगा कि ये जो डाइटमी मृत्तिका है वो कौन बनाती है? तो वो आपकी डाइटम बनाता है। क्या बनाता है? डाइटम। तो वैसे भी हमने आपको बताया था डाइटम की जो कोशिकाभित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? उसका जो कवच होता है वो सिलिका का बना होता है। और कैसा होता है? तो वो आपका साबुनदानी के सदृश होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि डाइटम की कोशिकाभित्ति किसके समान होती है, कैसी दिखती है?
तो आप बता सकते हो साबुनदानी की तरह दिखती है। जो डाइटमी मृत्तिका को बनाती है किसमें पाई जाती है, तो वो आपके डाइटम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डाइटम। ठीक है, और डाइटम किस समूह में आता है? तो ये आपका क्राइसोफाइट में आता है। ठीक है, और सुनहरे शैवाल किस में आते हैं? तो सुनहरे शैवाल भी आपके किस में आते हैं? क्राइसोफाइट में ही आते हैं। मिक्सोट्रॉफिक पोषण किस समूह के जीवों में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। मिक्सोट्रॉपिक पोषण किस समूह के जीवों में पाया जाता है? हमने आपको वीडियो में बताया भी है, स्लाइमोड में या प्रोटोजोआ में, इग्लिनोइड में या डाइनोफ्लैजिलेट में। कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आज के क्वेश्चंस हमने पूरे कंप्लीट किए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपने इन क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन राइट किए। ठीक है, यदि आपने वीडियो देखी होंगी पिछली तो आपने सभी 20 में 20 क्वेश्चन शायद सही कर पाए होंगे, एक आध क्वेश्चन भले ही गलत हो आपका, और अच्छे से वीडियो देखी होंगी तो आप 20 क्वेश्चन ही सही करके आए। ठीक है, तो आज की वीडियो पर यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी वो फंजाई पर होगी। फंजाई का आधा पोर्शन हम आपको करा चुके हैं, आधा बचा हुआ है वो जल्दी हम आपको कराने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें प्लीज़, और वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना ना जाएं, शेयर किए बिना जाएं, क्योंकि आपका ये फर्ज बनता है, और आपको इसी प्रकार से वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और आप लोग जितना सपोर्ट करते हो इसके लिए आपको थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।